इस वीडियो में हम समझेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उदय कैसे हुआ, कैसे वो फ्रांस में ऑल इन ऑल बन गए, सर्वेसर्वा बन गए, एक मामूली से शख्स से, बहुत छोटे से गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो कैसे फिर फ्रांस में ऑल इन ऑल बन गए और फ्रांस के शासक बने। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप एक और बात सुनी होगी कि उन्हीं का ये जो है कि मेरी जो डिक्शनरी है उसमें इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कैसे एक मामूली शख्स से कैसे फ्रांस में सर्वेसर्वा बन गए, यही हम कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो इसको हम 4 भागों में समझेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें बताएंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे एक सेनापति के रूप में उभरे फ्रांस में। ये जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपना कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले जो बेस है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक उच्च सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। सैन्य जो उनकी एजुकेशन थी, मिलिट्री एजुकेशन जो थी, वो बहुत हाई लेवल की उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति अभी जो है उस समय काल में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और फ्रांसीसी क्रांति का जो समय काल था वो एक बहुत बड़ा चेंज उसमें हो रहा था फ्रांस में। और लुई 16वां जो वहाँ का शासक था फ्रांस का, उसको हटा करके एक नया शासन विधान वहाँ पर लाया जा रहा था। तो एक ट्रांजिशनल फेज थी, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे थे। तो उस समय काल में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस समय को, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो समय था, इसको अपनी प्रोग्रेस के लिए उपयुक्त समझा और फ्रांसीसी जो सेना थी उसमें वो फ्रांसी की जो क्रांतिकारी सेना थी उसमें शामिल हो गया। तो वहां पर जो इनको उस समय में जबकि सेना के जो पुराने कुलीन अफसर थे वो भ्रष्ट हो गए थे, इन्होंने अपनी योग्यता का लाभ उठा करके अपनी योग्यता के माध्यम से सेना में उन्नति प्राप्त की। तो पहला जो स्टेप है इनके राइज का, कि पहले बेस ये है कि वो उच्च सैन्य शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, फिर सेना में वो शामिल हो गए और क्रांतिकारी जो फ्रांसीसी क्रांति का समय था उस समय में इनको मौका मिला आगे बढ़ने का और अपनी योग्यता को दिखाने का। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें जैकोबिन दल था, वहां पर एक वो जो है सैन्य दल था एक तरह का, तो उसमें ये शामिल हो गए जैकोबिन दल में। और जैसे जैसे उसकी इंपोर्टेंस बढ़ी, इनकी जो योग्यता थी नेपोलियन बोनापार्ट की, वो भी क्रांतिकारियों के सामने आने लगी। इनको जो भी काम सौंपा गया, जो भी इनको काम सौंपा गया वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूरा जो भी इनको काम दिया गया वो हमेशा इन्होंने सफलता के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको कामयाबी के साथ पूरा किया। तो इनकी इंपोर्टेंस वहां पर बढ़ती चली गई धीरे धीरे। जैकोबिन दल के बाद इनको जो तीसरा जो इनका स्टेप है, पहले 2 स्टेप हमने बता दिए, तीसरे स्टेप में डायरेक्टरी का शासन जब स्थापित हुआ फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति में काफी ट्रांजिशनल फेज थी, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे, तो वहां पर डायरेक्टरी का एक शासन स्थापित हुआ। तो डायरेक्टरी के शासन में जो डायरेक्टरी के सदस्य थे जनरल बरा, वो उनके जो वो थी उनसे इनका संबंध था, उनसे इनकी निकटता थी, कुछ जान पहचान थी, तो उसका इन्होंने लाभ उठाया और फ्रांसीसी क्रांति के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनसे संपर्क इनका बढ़ा, उनसे इनकी जान पहचान हुई। तो इनको इम्पोर्टेंट कुछ तरक्की करने के चांस भी उनकी वजह से मिले, क्योंकि डायरेक्टरी की जो सरकार थी उसमें वो जो जनरल बरा थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उनकी, उसके सदस्य थे डायरेक्टरी के, तो उसकी वजह से इनको तरक्की करने का मौका मिला। उसके बाद इन्होंने एक पेरिस में एक निशस्त्रीकरण अभियान चलाया। उस अभियान को चलाने के उसका जो अभियान का जो जिम्मेदारी थी वो भी नेपोलियन को सौंप दी गई, नेपोलियन बोनापार्ट को सौंप दी गई। और जब ये अभियान को चला रहे थे तो तभी इनकी मुलाकात जनरल बोआर्ने की जो विधवा थी श्रीमती बोआर्ने, उनसे इनका जो है संपर्क हुआ और इन्होंने उनसे शादी कर ली, उनसे विवाह कर लिया। जो श्रीमती बोआर्ने थी, क्योंकि जनरल बोआर्ने जो फ्रांस के प्रतिष्ठित लोगों में शामिल थे और फ्रांस के जो महत्वपूर्ण लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, उनसे उनके घनिष्ठ संबंध थे। तो श्रीमती बोआर्ने जो उनकी विधवा थी जनरल बोआर्ने की, तो उन्होंने उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे पेरिस के महत्वपूर्ण लोगों से, उन संबंधों का लाभ नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उन संबंधों के माध्यम से तरक्की प्राप्त की। डायरेक्टरी की शासन, इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें, जो अगली स्टेज आएगी, उसमें ऑस्ट्रिया पर जब हमला करने का निश्चय किया गया तो जनरल बोआर्ने
की जो विधवा थी, यानी कि नेपोलियन की जो वाइफ हो गई थी, उनके प्रयत्नों से और जनरल बराज और इटली के सदस्य थे, उनके प्रयत्नों से जो सेना की जो कमान थी ऑस्ट्रिया पर जो आक्रमण करने के लिए सेना गठित की गई, जो सेना थी फ्रांस की, उसका जो सेनापति था वो नेपोलियन बोनापार्ट को बना दिया गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और युद्ध में अपनी इतनी योग्यता प्रदर्शित की कि जो सेना थी उसमें जो है उनका बहुत ज्यादा कद बढ़ गया और एक सफलतापूर्वक विजय, उन्होंने ऐसी विजय प्राप्त की जिससे पूरे फ्रांस में ही उनका जो है कद बहुत ज्यादा नेपोलियन का ऊंचा हो गया और उनको जो है वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस प्रकार से ये परिस्थितियों का लाभ उठा करके नेपोलियन बोनापार्ट एक आम सिपाही से लेकर के और फ्रांस के सेनापति तक का उन्होंने सफर तय किया। अब जो है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के कुछ उद्देश्य थे, हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था कि जो भ्रष्ट व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाए, जो लुई सोलह की भ्रष्ट व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाए और समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी वो स्थापित की जाए, जिसमें समानता और स्वतंत्रता स्थापित हो। तो इस प्रकार उनका जो उद्देश्य था कि भ्रष्ट व्यवस्था की जगह जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों का कल्याण हो सके। तो ये जो दूसरा जो हमारा पार्ट है, एक पार्ट पूरा हो गया है, दूसरा पार्ट है, दूसरी जो हेडिंग हमारी है वो ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्यों को पूरा न हो पाना। तो फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य है समानता को स्थापित करना, स्वतंत्रता को स्थापित करना, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करना, एक नया संविधान बनाना जिसमें सभी का कल्याण सुनिश्चित हो और सभी का विकास हो। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य थे, ये फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। क्रांति तो हो गई, लुई 16 का शासन भी खत्म हो गया, डायरेक्टरी शासन आ गया, पहले और तरह से कई तरह के वहां पर सुधार हुए, कई प्रकार से वहां पर काम हुआ, संविधान का निर्माण भी हुआ, लेकिन न तो समानता स्थापित हो पाई, न स्वतंत्रता स्थापित हो पाई। संविधान का निर्माण भी किया गया, लेकिन जो मताधिकार है वो किसको मिला? मताधिकार मिला सिर्फ उस आदमी को जिसके पास संपत्ति थी और जो टैक्स देता था, उसको ही सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार ये मतलब अधूरा काम हुआ, तो लोगों में, जनसाधारण को वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाया, आम लोगों को नहीं मिल पाया। कुलीनों से और पादरियों से संपत्ति छीन ली गई और उसको आम आदमी में बांटना था ताकि सभी लोग बराबर हो जाएं, लेकिन वो आम आदमी में नहीं बटी, बल्कि उस पर फिर से धनिक लोगों ने, मध्य वर्ग के कुछ लोगों ने या फिर जो धनी लोग थे खास तौर से, उन्होंने ही उस पर कब्जा जमा लिया और आम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। संपत्ति जो है पादरियों से आई और कुलीनों से आई, तो फिर वो दोबारा से दूसरे लोग जो धनी थे उन्हीं के पास चली गई। एक प्रकार से जो आम लोगों को फायदा होना चाहिए था, आम लोगों के पास संपत्ति जानी चाहिए थी, वो संपत्ति फिर से धनिकों के कब्जे में ही चली गई, तो आम लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाया। तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था थी, ये एक जो है लोगों की जो उद्देश्य थे, जो लोगों की जो आशाएं थी, उनको पूरा नहीं कर पाई। दूसरे भ्रष्ट व्यवस्था हो गई। जो पहले भ्रष्ट व्यवस्था थी, उस भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लानी थी। फ्रांसीसी क्रांति का जो उद्देश्य था, एक नई व्यवस्था लाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और सभी का कल्याण होगा, सभी का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई जिसमें चारों तरफ अराजकता फैल गई, चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार फैल गया, चारों तरफ दमन फैल गया, शोषण फैल गया और कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार एक भय का वातावरण, आतंक का वातावरण बन गया। तो ये एक भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए जो व्यवस्था लाई जानी थी, एक नई व्यवस्था लानी थी, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जो क्रांति ने जिस नई व्यवस्था को जन्म दिया, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोगों के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके, लोगों की आशाएं पूरी नहीं हो सकी और ये पूरी तरह से निष्प्राण थी, इसमें प्राण ही नहीं थी, इसमें जान ही नहीं थी और ये बिल्कुल ही ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया, बल्कि जो पहली स्थितियां थी उनसे भी बहुत ज्यादा खराब स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो अब एक तरफ तो जो है फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों में निराशा है, लोगों में भय है, लोग परेशान हैं, लोग सोच रहे हैं क्या करें, फ्रांसीसी क्रांति भी हो गई है, इतना बड़ा उथल पुथल हो गया है और लोग, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। बहुत क्रांति जब होती है तो बहुत बड़ा चेंज आता है, तो बहुत से लोगों ने बलिदान भी दिए, बहुत से लोग मारे गए इसमें। उसके बाद भी जो नई व्यवस्था आ रही है फिर से भ्रष्ट है, और ज्यादा भ्रष्ट है, और ज्यादा अराजकता हो गई है, और ज्यादा अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, और ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है लोगों की। तो अब ये जो परेशानी भी बढ़ गई हैं, इधर हमने क्रांति भी की है तो फिर भी कोई फायदा नहीं हो पाया है, तो लोग निराश हैं, वो देख रहे हैं, नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब उन्हें जो है, अब यह तीसरी जो स्टेज है वो हम इसमें बताएंगे कि नेपोलियन जो है वो
फ्रांस के सर्वे सर्वा के रूप में उभरना। तीसरी हेडिंग में ये डालेंगे, ये इसमें पार्ट बताएंगे कि कैसे एक तरफ वो सेनापति के रूप में उभर गए हैं और इधर फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लोग निराश हैं। तो अब विकल्प खोजा जाने लगा, लोग विकल्प खोज रहे हैं, देख रहे, उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे हम, कौन है वो आदमी जो अव्यवस्था की जगह व्यवस्था को स्थापित कर सके, असुरक्षा की जगह सुरक्षा को स्थापित कर सके, अस्थिरता की जगह स्थिरता को स्थापित कर सके और अराजकता की जगह शांति को स्थापित कर सके। ऐसा कौन आदमी है? तो सबका ध्यान जो है नेपोलियन की तरफ गया, क्योंकि नेपोलियन जो है अब तक और भी बहुत कई युद्ध हुए, उन युद्धों में सफलता प्राप्त कर चुका था और लगातार सफलताएं युद्धों में प्राप्त कर रहा था, जिसके कारण वो फ्रांस के रक्षक के रूप में स्थापित हो गया था और लोगों में विश्वास हो गया था कि नेपोलियन कुछ भी कर सकता है, नेपोलियन ही हमें जो है इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। तो लोगों की उम्मीदों का जो केंद्र है वो नेपोलियन बोनापार्ट बन गया, क्योंकि उसने लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहा है, लगातार इतनी खराब हालात में, जबकि देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति इतनी खराब है और चारों तरफ अराजकता है, अव्यवस्था है, उसके बावजूद भी वो लगातार दूसरे देशों के साथ जो युद्ध हो रहे हैं उनमें सफलताएं प्राप्त करता जा रहा है। तो लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन गया नेपोलियन। अब नेपोलियन ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया और 9 नवंबर 1799 को 500 की जो सभा थी, वहां पे 500 लोगों की सभा गठित की गई थी, जो शासन कार्य में बहुत महत्वपूर्ण थी। राजप्रसाद पर उसने घेर लिया और 500 की सभा पर आक्रमण करके अपने जो विरोधी थे उनको राजप्रसाद से बाहर निकाल दिया और जो उसके समर्थक थे वो वहां पर रह गए। अब ये निर्णय किया गया कि 3 काउंसिल बनाए जाएंगे और 3 काउंसिल में जो प्रधान मेन काउंसिल होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट, और ये 3 काउंसिल नए संविधान का, नए शासन विधान की रचना करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रांस की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो इस प्रकार जो है प्रधान काउंसिल बनकर के पूरी सत्ता का जो केंद्र है नेपोलियन बोनापार्ट बन गया। तो इस प्रकार ये सर्वा के रूप में ऑल इन ऑल बन गया है अब फ्रांस में। तो अब चौथे पार्ट में क्या है, चूंकि जो है उसके पास अपार सैनिक सफलता उसने प्राप्त की और जो है लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन गया, तो अब उसने चौथे पार्ट में जनता के द्वारा, चौथे पार्ट में बताएंगे कि जनता के द्वारा जो है स्वीकृति, क्योंकि कोई भी सत्ता तभी वैध होती है तो जबरदस्ती होती है कि फौजी ताकत के बेस पे आप जबरदस्ती लोगों पर शासन करते हैं। लेकिन नेपोलियन की बात जो है वो फौजी तो ताकत थी, लेकिन जनता ने उसकी ताकत को, उसकी सत्ता को स्वीकृति प्रदान की। नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद भी हालांकि जो क्रांति की गई थी वो गणतंत्र के लिए की गई थी, लोकतंत्र के लिए की गई थी, लेकिन नेपोलियन ने क्या है, गणतंत्र को समाप्त कर दिया, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया एक तरह से, और खुद सम्राट बन गया है। उसके बावजूद भी लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको जो उम्मीद दिख रही थी वो नेपोलियन के अंदर ही दिख रही थी। उन्हें लगा कि नेपोलियन जो भी है, जो भी जैसे भी कर रहा है वो ठीक करेगा और वो ही हमें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है और फ्रांस को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। तो लोगों ने नेपोलियन की जो सत्ता थी उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार जो है नेपोलियन बोनापार्ट एक आम आदमी से फ्रांस के ऑल इन ऑल पूरा सर्वे सर्वा बन गया और फ्रांस का सम्राट हो गया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर जो है पूरी दुनिया की राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इसको हम फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है हमारा बताने का मकसद ये था कि कैसे द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, कि कैसे एक आम आदमी परिस्थितियों का लाभ उठा करके फ्रांस का सर्वे सर्वा बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खासतौर से, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब जनरल नॉलेज के तौर पे देख रहे हैं, उनके लिए तो अलग चीज़ है। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो जो है वो इसमें ध्यान रखें कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन का उदय किस प्रकार हुआ। दूसरा इस तरह भी बन सकता है कि परिस्थितियों का लाभ उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार फ्रांस का सर्वे सर्वा बन गया, किस प्रकार फ्रांस का सम्राट बन गया। स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। फिर एक इस तरह क्या परिस्थितियों की, क्या इस प्रकार की परिस्थितियां थी वहां पर फ्रांसीसी क्रांति के समय में जिन्होंने उन परिस्थितियों में ही नेपोलियन बोनापार्ट को सम्राट के रूप पद तक पहुंचाया, या परिस्थितियों का लाभ किस प्रकार उठाया। तो इस तरह से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जो मैंने वीडियो आपको ये बनाई है इसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।